अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं भारत के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं अभिषेक। उनसे बात करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये आपको हैरत होगी कि हम कोई पाकिस्तान और भारत के इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए नहीं जा रहे हैं। और इस डिबेट में ना ही आप चीख चगाड़ देखेंगे, क्योंकि हम प्यार मोहब्बत की बात करने के लिए जा रहे हैं। और आज का दिन जो है वो फैज अहमद फैज का जन्मदिन है, उनका योम पैदाइश है। तो फैज अहमद फैज को याद करेंगे और पाकिस्तान और भारत के लोग फैज को याद करते हैं, पसंद करते हैं, तो उनके ऊपर बात करेंगे। भारत में लोग क्या सोचते हैं फैज को लेकर के, ये जानने की कोशिश करेंगे। और अभिषेक से ये कोशिश भी करेंगे, उनसे दरख्वास्त भी करेंगे कि फैज साहब को याद वो किस अंदाज में करते हैं जब उनको कोई अपने इश्यूज पे याद आती है, तो वो फैज अहमद फैज की शायरी को किस तरीके से याद करते हैं। अभिषेक, पहले तो मेरे भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद अब्बास साहब। मुझे खुद में जैसे आपने ये बताया कि आप फैज साहब पे बात करने जा रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है, मुझे दिल से बड़ी खुशी हुई, क्योंकि फैज साहब हम लोग को घर के जैसे घर का सदस्य होता है वैसे लगते हैं। और ये आज से नहीं है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो पहली बार फैज साहब से वहीं पर वास्ता हुआ। चूंकि इलाहाबाद से उनका भी नाता रहा है। फिराक गोरखपुरी साहब, वो इलाहाबाद के ही थे, उनका फैज साहब से बहुत अपनापा था। तो फैज साहब का नाम उनकी नाम तो पहले भी सुना था, लेकिन उनकी नज़्मों से परिचय इलाहाबाद से हुआ। और वो ऐसा परिचय हुआ कि इलाहाबाद पीछे छूट गया, मैं दिल्ली आ गया हूँ, लेकिन फैज साहब का साथ आज भी बरकरार है और क्या आगे भी बात है, रहेगा। क्या बात है। अच्छा अभिषेक, ये बताइएगा, फैज अहमद फैज अदब का एक बहुत बड़ा नाम है, बिलाशुबा मीर, गालिब और इकबाल के बाद बड़ा नाम जो अगर हम कंसीडर करते हैं तो फैज अहमद फैज का नाम ही है। उन्होंने शायरी में अपनी में इश्क और मोहब्बत की बात भी की है, इश्क और मोहब्बत की दास्तानें भी बताई हैं, गुर्बत और भूखी पे भी आवाज उठाई है, इनकलाब की सदा भी वो बुलंद करते रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि बैरूत में रहकर भी वो मसाइल पर रोशनी डालते रहे हैं, पाकिस्तान में रहकर वो हुक्मरानों की आंख में खटकते भी रहे हैं, इसी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा। आज के दौर में जब हम बात कर रहे हैं, फैज अहमद फैज की जरूरत कितनी महसूस होती है हमें, कि आज अगर फैज होते तो वो आज के दौर को किस तरीके से देखते। क्योंकि भूख और गुर्बत की बात करें तो वो तो हर जगह पे है, हमारे दोनों देशों का भी यही मसला है। तो फैज आज कितना अहम है और आज कितनी जरूरत उनकी है। ठीक है अब्बास साहब, आपने फैज साहब का ज़िक्र किया, तो पहले तो एक अपनी ओर से करेक्शन करना चाहूँगा। आपने कहा कि गालिब साहब का नाम लिया, आपने मीर साहब का नाम लिया, मोमिन साहब हो गए। मेरा ऐसा मानना है कि फैज साहब का की अपनी ही जगह है, आप किसी से तुलना नहीं कर बिल्कुल। सकते हैं। गालिब साहब हम लोग मतलब हमारी शान है, मीर साहब, मोमिन साहब से लेकर के मज़ाज लखनवी तक जितने भी हैं, लेकिन फैज साहब जो हैं वो अलग ही सितारे हैं, हम कहीं कंपेयर नहीं कर सकते उनको। अब जो आपने बात कही कि आज के दौर में फैज साहब के कितनी उनके होने के मायने क्या हैं, तो देखिए गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, उनका नाम आपने सुना होगा, नोबेल साहित्य में नोबेल जी पुरस्कार उनको बिल्कुल। मिला। उन्होंने एक एक बहुत ही उनकी एक कविता है जिसका सार ये है, वो ये कहते हैं कि हे प्रभु, हमें ऐसी 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 दुनिया में हम आँखें खोलें, हम ऐसी दुनिया में रहें, जहाँ हमारे जो विचार हैं, वो किसी भी तरह के डर से, किसी भी तरह जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल अभिषेक, आप सही कह रहे हैं और बिलाशुबा आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। फैज़ का कोई मुकाबला नहीं है, अगर फैज़ अहमद फैज़। जी, जी, आप कंटिन्यू कीजिए अभिषेक। हाँ, हाँ। तो मैं कह रहा था कि अब्बास साहब, मैं कह रहा था कि सबसे अहम बात यही है कि उन्होंने जो कहा था गुरुदेव ने, रवींद्रनाथ टैगोर ने, कि हमारे विचार जहाँ पर किसी भी तरह के डर से हमारी सोच आज़ाद हो, तो फैज़ साहब वही तस्वीर नज़र आती है कि वो कोई आप उनकी कोई हद नहीं बाँध सकते हैं, हदबंदी से परे हैं। आप उनको हिंदुस्तान, आप उनको पाकिस्तान, आप उनको यूरोप, अमेरिका जबरदस्त बात की। फैज साहब का कोई सरहद नहीं है, फैज साहब की कोई हद नहीं है, और फैज साहब की शायरी की, सही कह रहे हैं आप अभिषेक, कि फैज साहब की शायरी की वाकई कोई सरहद नहीं है। जी, जी, आप बात को जैसे कि अपनी। जफ़ा साहब, जैसे कि फैज़ साहब का एक शेर है जो कि हम लोग जी। मतलब
वो दिल के इतना करीब है, जो कहते नहीं है कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही हाँ नहीं, हाँ हाँ हाँ, ये यार से निकले तो सूबेदार चले। अब ये सुएदार चले, वाह वाह। ख्याल आता है कि वाजपेयी साहब जब गए थे, पाकिस्तान गए थे बतौर विदेश मंत्री, तो प्रोटोकॉल तोड़ करके वो फैज़ साहब से मिलने गए और वो फैज़ साहब से बोले कि देखिए मैं आपका एक शेर मुझे आप तक खींच लाया है। तो उन्होंने पूछा कौन-सा शेर है? तो उन्होंने यही पढ़ा था कि मकाम कोई फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएँ यार से निकले तो सूबेदार चले। तो इसका आप अब कहाँ कुएँ यार और कहाँ सूबेदार। इश्क सुएदार, भी वाह। है और साथ में ये बगावत भी है, विद्रोह बगावत भी भी है, है, बिल्कुल। व्यवस्था पलटने की ज़िद भी है। ये जो रेंज है उनकी शायरी की, ये मतलब कमाल की है। ये आपको नहीं मिलने वाली है और मुझे अब्बास साहब ये भी लगता है कि इसके पीछे उनका जो बैकग्राउंड है ना, उसको ध्यान देना होगा। फैज़ साहब सोचिए एक ऐसे गरीब परिवार में जन्मे। उनके जो पिता थे, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। हमारे लैंडलेस, भूमिहीन कहते हैं। लेकिन आप सोचिए उनकी ज़िंदगी देखिए कहाँ-कहाँ जाती है। वो फ़ौज में भर्ती हुए, ब्रिटिश फ़ौज का हिस्सा रहे, वो सहाफ़ी भी रहे, उन्होंने पाकिस्तान के अखबार का संपादन भी किया, वो शायर भी हैं, वो अपने आप में क्रांतिकारी भी हैं, वो एक विचारक भी हैं, तो उनकी ज़िंदगी के इतने सारे शेड्स हैं, वो जेलों में भी गए, व्यवस्था के खिलाफ भी लड़े, तो अब वो विदेशों में भी रहे, तो उनका इतना उनकी जो शख्सियत है, वो शख्सियत के इतने सारे शेड्स हैं और देखिए एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है कि अब फैज़ साहब अब आपने चूँकि ये भी कहा था कि उनकी नज़्मों पे बात कर लेते हैं, तो एक एक उनकी नज़्म है अब्बास साहब जो बता देती है कि फैज़ साहब क्या है मेरी नज़र में। अब उनकी ये जो नज़्म है वो देखिए मुझे रटी हुई है नज़्म। उन्होंने जो कहा है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न माँग। ये जो नज़्म है ये शुरू होती है एक मोहब्बत को लेकर के और वो ये कहते हैं कि पुराने जो दिन थे वो थे लेकिन अब चीज़ें कैसे बदलती हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न माँग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, आहा! तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरे होने से है उम्मीदों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। रखा क्या है, वाह! तो जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूँ न था, फ़क़त समझा था यूँ हो जाए, और भी दुःख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो क्या यहाँ से बात! धागा कितना शुरू होता है, और भी दुःख हैं और देखिए वो दुःख का ज़िक्र करते हैं, वो ये नहीं कहते और भी गम है ज़माने में। अब ये दुःख है ना, ये उनका बहुत ही ज़ाती दुःख है और वो ज़ाती दुःख है लेकिन उस दुःख में आप पूरे आलम को समेट लीजिए, वो इतना बड़ा दुःख है। ये उनकी उनकी शायरी का मुजज़ा है। अच्छा अभिषेक आपने अभी बात की ना फैज़ अहमद फैज़ बिलाशुबा सब लोग जानते हैं कि 1911 में सियालकोट में पैदा हुए थे लेकिन जो आज जैसा कि मैंने पहले कहा कि कमी इस उनका एक शेर है कि इस तरह अपनी खामोशी गूंजी गोया हर सिमत से जवाब आए। तो वो हाँ। बात यही है कि उन्होंने जो कहा है अब हर सिमत से हर बंदा उस उनके ऊपर लब्बैक कह रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भारत हो, पाकिस्तान हो जहाँ पे भी अदब के चाहने वाले हैं, बिलाशुबा फैज़ साहब को अपना एक गुरु, भगवान, हर तरह से उस तरीके से पूजते हैं आप उनको बड़ा बड़ा आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे। आज भारत के भी मसाइल वही हैं, पाकिस्तान के भी मसाइल वही हैं। आज आप समझते हैं कि कोई ऐसा शायर है जो इस दोनों साइड्स पे हैं? बाद में अहमद फराज भी आए, बहुत बड़े-बड़े शायर्स आए। लेकिन जो जिस तरीके से फैज़ अहमद फैज़ ने अवाम की बात की, लोगों की बात की, जनता की बात की, आज कोई ऐसे शायर हैं जो उस तरह से बात कर पा रहे हैं, हम इंसाफ कर पा रहे हैं इश्यूज के साथ? देखिए शायर तो अपने-अपने ज़माने में, अपने-अपने दौर में रहे ही हैं और इस दौर में भी ऐसे शायर हैं, जो हक-हकूक की बात करते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि फैज़ साहब को जिस जहाँ पर मैं फैज़ साहब को देखता हूँ, तो फैज़ साहब हमारे यहाँ एक ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा यानी कि वो तारा होता है जो जो अटल है, हमेशा के लिए है और उसकी जगह कोई ले नहीं सकता है। तो वो अच्छा अब आप ये भी समझिए कि फैज़ साहब आज नहीं हैं, लेकिन फिर भी फैज़ साहब हैं। फैज़ साहब की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि वो ना होकर के भी आज मौजूद हैं। जैसे कि अली सरदार जाफ़री का नाम आपने सुना होगा। बहुत ही हमारे यहाँ के वो भी बहुत ही नामी शायर और बहुत ही जी, क्रांतिकारी जी। व्यक्तित्व के धनी। तो उनकी एक बहुत ही प्यारी-सी नज़्म है कि तुम नहीं आए थे जब तब भी तो मौजूद थे तुम। अद्भुत नज़्म है उनकी। हुँ, वो यही बताती है कि तुम नहीं आए थे जब तब भी वाह! तो मौजूद थे तुम। तो ये हैं और आप देखिए कैसे वो रिलेट करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान मैंने कहा ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो वो लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ कहीं भी लड़ी जाए, वो क्यूबा में लड़ी जाए,
अमेरिका में लड़ी जाए, क्यूबा इसलिए क्योंकि वो साम्यवाद का गढ़ है, अमेरिका इसलिए वो पूंजीवाद का गढ़ है, वो लैटिन अमेरिका में लड़ी जाए, वो एशिया के और सेंट्रल एशिया में लड़ी जाए, या वो साउथ एशिया में। अब अगर उनकी जो नज़्म है, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, उसमें कि आप कुछ लाइनों पे ध्यान दीजिएगा अब्बास साहब, उससे आपको समझ में आएगा कि उनका फलक क्या है। वो ये कहते हैं कि जब ज़ुल्म-ओ-सितम के कोहे गिरा, रूई की तरह उड़ जाएँगे। अब ये हाँ ज़ुल्म-ओ-सितम हाँ, के गिरा, ये कोहे गिरा कहाँ नहीं है ज़ुल्म-ओ-सितम के। जब ज़ुल्म-ओ-सितम बिल्कुल। के कोहे गिरा, रूई की तरह उड़ जाएँगे, हम महकूमों के पाँव तले जब धरती धड़-धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़-कड़ कड़केगी, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे। तो वाह, अहले हकम हर बिल्कुल। जगह हैं, महकूम हर जगह हैं। तो ये जो उनकी रेंज है, जैसे आपके यहाँ हबीब जालिब साहब हैं, वही उनकी जी भी जी। है। मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, हाँ, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। तुमने छीना है सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई बेचारा माने घर। मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो वाह, वो चारागर के खिलाफ उनकी जो बगावत है, वो चारागर, आप कह सकते हैं वो पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान की बात थी, लेकिन उसका दायरा बहुत बड़ा है। वो आप बिल्कुल ठीक है। जिस मुल्क में आपको व्यवस्था से लड़ाई लड़नी हो, तो आप उसके अंदर उतर जाइए। और देखिए, फैज़ साहब, हबीब जाली साहब, इन लोगों की नज़्मों में, इनकी शेर शायरी में असर क्यों है? क्योंकि इन्होंने उस ज़िंदगी को जिया था। वो सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं थे, उसके पीछे उनका किरदार है, उनके संघर्ष हैं, उनका दर्द है। तो इन सब से मिल कर के वो पूरी कायनात बनती है, जो उनकी शेर व शायरी की कायनात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभिषेक, आप ये बताइएगा कि आपने हम देखेंगे फैज़ साहब की मशहूर व मारूफ नज़्म है उसके की विवादों में घिरी रही है वो नज़्म। और बेसिकली हमारे एक पंजाबी के शायर हैं बाबा बुल्ले शाह, बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने जी, एक लिखा था कि गल समझ लई ते रोला की, राम रहीम ते मौला की। अब वो उनके ऊपर भी बड़े फतवे लगे कि ये क्या बात कर रहा है। अब असल बात तो यही थी कि अगर बात समझ में आ गई तो फिर मसला ही कोई खत्म हो जाएगा कि राम रहीम और जो मौला के फड्डे हैं, झगड़े हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो तो फैज़ अब्बास फैज़ साहब साहब ने आपको याद जो होगा लिखा कि जी। मंटो मंटो साहब के ऊपर लाहौर में कितने मुकदमे चले, हाँ, हाँ। अश्लील जी, साहब जी। को लेके मुकदमे चले, और आज मंटो साहब अमर हैं। आज की पीढ़ी जो है फ़क्र करती है। जिन रचनाओं पे बिल्कुल। मुकदमे चलाए गए, वो रचनाएँ आज मील का पत्थर बन चुकी हैं। उनसे इंस्पिरेशन लेकर के कितने लेखक पैदा हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि देखें, भारत में मुझे याद आ गया आपकी इस नज़्म से कि वो विवाद भी हुआ और हम देखेंगे कि ऊपर काफ़ी मसला हुआ कि शायद ये हिंदू मुखालिफ है। ये तो सोच की बात है ना, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि बुल्ले शाह के ऊपर फतवे लगने शुरू हो गए। आज के लोग समझते हैं कि नहीं उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। तो ये आखिर विवाद एक शायर के साथ उसकी शायरी को लेकर के विवाद खड़ा हो जाना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपने उसका दूसरा पहलू नहीं देखा? वो जो भी विवाद खड़ा हुआ हो, विवाद तो देखिए, विवाद तो यहाँ भगवान और ईश्वर अल्लाह को लेकर के भी हो जाता है। फैज़ साहब तो फिर भी एक इंसान थे। तो इंसान थे। विवाद में सबसे पुरज़ोर जो फैज़ साहब की इस नज़्म का समर्थन इसी हिंदुस्तान की आवाम के बड़े तबके ने बिल्कुल किया, किया। और बिल्कुल किया। जमकर के किया। और उसमें लेखक भी थे, उसमें पत्रकार भी थे, उसमें आम आदमी थे, उसमें नौकरी पेशा भी थे। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, फैज़ साहब का जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि वो किसी को भी, वो ऐसा नहीं है कि बिना छुए निकल जाए। और देखिए, ये जो आपने नज़्म की बात कही, इससे मुझे फैज़ साहब का एक शेर याद आ गया। वो फैज़ साहब तो जानते थे ये सब चीज़ें होंगी, वो लिख गए थे। उनका एक शेर है कि वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र ही ना था, वो वाह! बात उन्हें बहुत नागवार गुज़री है। तो फैज़ साहब को मालूम था कि उनकी किसी भी नज़्म पर कोई विवाद हो सकता है, कोई मसला हो सकता है, तो वो हर चीज़ वाह! का हल बता के गए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेहतरीन बात की आपने। अच्छा अभिषेक मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा आपसे। आपने ये जो हम देखेंगे कि बात की, ये बिलाशुबा उस वक़्त ज़ियाउल हक की तानाशानी थी, डिक्टेटरशिप थी और ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप के खिलाफ फैज़ साहब ने उसने बैन कर दिया था कि महिला जो है वो साड़ी नहीं पहन सकती। और और इकबाल उसके बानो बाद का जो बैन था अब्बास साहब, हाँ, आपको पता व्हाइट है, साड़ी पहन के हाँ, आज भी हम अपना एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। हम लोग जब बड़े सफ़र पे जाते हैं, कोई ऐसा शूट होता है जिसमें लंबा सफ़र तय करना होता है, तो इकबाल बानो को यूट्यूब में लगा करके और उस म्यूज़िक के हाँ। साथ में उस नज़्म को सुनते हैं। और हमारे इकबाल बानो के मैं बाद आप कोई इंसाफ कर भी नहीं पाया। उस जितनी खूबसूरत कोई अंदाज में इकबाल बानो ने गा दिया ना।
और जब वो गाती हैं उस समय जो तालियां बजती हैं, आप उन तालियों का के गड़गड़ाहट देखिए, वो तालियां भी लय में बजती हैं, उनको पता है कि कब बजना है, एक साथ उठती हैं, हाँ। एक साथ गिरती हैं, ऐसा लगता है कि तालियों का भी सिंक्रोनाइजेशन हो कोई, वो सब दिल से हो रहा था वहां पर। इकबाल बानो दिल से गा रही थी, लोग दिल से सुन रहे थे, और वो आवाज आज भी गूंजती है। हाँ, जबरदस्त। अच्छा अभिषेक, अब वक्त खत्म हो गया। मैं आप अगर कोई शेर सुनाना चाहें, कोई कविता सुनाना चाहें फैज साहब की आखिर में, उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करूंगा। बिल्कुल, देखिए आप आपने फैज़ साहब की बात की है, तो उनकी एक बात तो जो हम लोग उनका एक जो शेर है, जो जो ज़िंदगी के फ़लसफ़े जैसा लगता है, वो ज़रूर आपको सुनाऊँगा मैं कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। वो आहा! लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी हम जीते जी नाकाम रहे, कुछ इश्क किया, कुछ या काम कुछ किया, काम कुछ किया। कुछ वाह! वाह, 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 तो वाह! ये तो बहुत ये ज़बरदस्त। तो उनका अद्भुत है। और देखिए एक एक मैं अभी उनका मुझे चूँकि उनकी एक बहुत प्यारी थी, अभी आपसे बात करना था तो मैं पढ़ ही रहा था। वो जो उनकी शायरी में एक जो भविष्य की बात है, यानी कि दूर तक देखने की बात है। वो उन्होंने कहा ना कि चंद रोज़ और फ़कत मेरी जान, चंद और रोज़, ये जो हुँ, हुँ। ज़ुल्म-ओ-सितम के दिन हैं ये बीत जाएँगे। तो अब वो मुझे पूरी नज़्म नहीं याद आ रही है आपको, लेकिन वो अद्भुत नज़्म है। तो हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो फैज़ साहब को आप जो नज़्म उठाइए, जो हिस्सा उठाइए, वो अपने आप में एक ज़िंदगी की ओर ले जाता है। बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है अल्लाह कोई का शबे है गम गुजार के, हार वैरां है के मैं कदा खमो सागिर उदास है, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। दिन तो हार फैज के साहब की इससे बड़ा, फैज साहब बहुत कुछ लिखा है, और फैज साहब का एक एक जुमला जो है वो दिल में उतर जाता है, और वो वाकई असर रखता है। तो क्या अभिषेक जी आपसे जो बात हो रही है अब्बास साहब, इस पर भी अगर मैं एक फैज़ साहब का शेर पढ़ना चाहूँगा, आपसे जी जो बातचीत जी मेरी जी हो जी रही है, जी जी उन्होंने कहा था जी कि जी। हमने सब शेर में सवारे थे, हमसे जितने सुखन तुम्हारे थे। हाय हाय! वाह! वाह, वाह, वाह! अभिषेक बहुत शुक्रिया, और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर हम घंटों बात करते जाएँ तो ये खत्म शायद नहीं होगा। और लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे देखने वाले हैं, वो हमेशा पाकिस्तान और भारत की डिबेट डिफरेंट अंदाज में देखते हैं, लेकिन हमने आज यही प्लान किया था कि आपको वो दिखाएँ कि जो असल में पाकिस्तान और भारत के लोग देखते भी हैं और प्यार भी करते हैं जिन शख्सियत से। बहुत शुक्रिया अभिषेक, वक़्त देने के लिए हमें। नाज़रीन, अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होऊँगा, नए किसी टॉपिक के साथ। फिल वक़्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।